चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के दरभंगा धमाके मामले में एनआईए का छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत मिलने का दावा किया गया है। न्यूज़ 18 के शंकर आनंद की खबर है कि एनआईए ने हैदराबाद और दरभंगा में छापेमारी के दौरान आईईडी बनाने से जुड़े सामान समेत कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। छापेमारी में एनआईए ने कई मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में की जाएगी। दरभंगा धमाका केस में एनआईए ने हैदराबाद के हबीबनगर इलाके से नासिर और इमरान मलिक को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, दोनों आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है। आतंकी संगठन अब भारत में हमलों के लिए ड्रोन का सहारा ले रहे हैं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर भी हमले में ड्रोन का सहारा लिया गया था, लेकिन अब ऐसे ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। सेना ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो ड्रोन को कहीं भी मार गिराने में सक्षम है। जम्मू एयरफोर्स पर ड्रोन अटैक के बाद आर्मी ने दुश्मनों के ड्रोन को मार गिराने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और एलओसी पर पुंछ और राजौरी में इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया गया ताकि दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया जा सके। एलओसी पर जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम तैनात हैं, वो कुछ इस तरह के हैं। इसी तरह के इलेक्ट्रो ऑप्टिक ड्रोन सिस्टम एलओसी पर तैनात किए गए हैं। ये सिस्टम 1.5 किलोमीटर से ड्रोन संदिग्ध या दुश्मन के ड्रोन को मार गिराएगा। दरअसल ये सिस्टम ऐसे हमला करेगा कि ड्रोन को सिग्नल नहीं मिलेंगे। सिग्नल नहीं मिलने पर ड्रोन उड़ नहीं पाएगा और जमीन पर गिर जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि आसानी से मिलने वाले ड्रोन से खतरा बढ़ रहा है, इसलिए जम्मू में सुरक्षा सिस्टम को तैनात किया गया है। देश में अंदरूनी और बाहरी खतरों से निपटने के लिए आर्मी की तरफ से अपनी तकनीकी क्षमता को भी विकसित किया जा रहा है। सेना ड्रोन हमलावर का पता लगाने में जुटी है, तो पुलिस ने भी सभी ड्रोन उड़ाने वालों की जांच शुरू कर दी है। जम्मू प्रशासन और पुलिस ने जम्मू के सभी फोटोग्राफर और वेडिंग प्लानर्स को डेटा देने के निर्देश दिए हैं। फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और सभी का रिकॉर्ड देने को कहा, ताकि पता चल सके कि जम्मू में कितने लोगों के पास ड्रोन है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें एक कॉल आई थी, जिसमें उन्होंने हमें बोला था कि हमें आपसे बात करनी है, तो हम उनके पास गए थे। उन्होंने जो भी हमसे जानकारी चाहिए, हमने वो सारी की सारी। कितने ड्रोन है इस समय आपकी जो एसोसिएशन है उनके पास? हमारे लिस्ट में जो हमने उनको लिस्ट सबमिट करवाई है, वो उसमें 39 लोग हैं जिनके पास ड्रोन है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन आतंकी हमले के बाद सेना के लोग इसे बड़े आतंकी खतरे के तौर पे देख रहे हैं। सैन्य अधिकारियों का मानना है कि आने वाले वक्त में भी आतंकी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसीलिए इलाके के सभी ड्रोन ऑपरेटर्स का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। शरद पवार पर एक बीजेपी विधायक के बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हिंसा का दौर शुरू हो गया। पहले विधायक की कार पर हमला हुआ, जिसके जवाब में एनसीपी के दफ्तर पर हमला हो गया, जिसकी शुरुआत तब हुई जब विधायक गोपीचंद पडालकर अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकले ही थे कि एक लड़का उनकी गाड़ी पर बड़ा सा पत्थर फेंककर भाग गया। लड़का इतनी तेज दौड़ा कि विधायक के समर्थकों के लिए तो वो जैसे अगले ही पल गायब हो गया। लेकिन मसला यहाँ खत्म नहीं हुआ। एक तरफ ट्वीट कर विधायक ने हमला करने वालों को आईना दिखाने की कोशिश की, दूसरी तरफ उनके कुछ समर्थक एनसीपी दफ्तर की ओर चले गए। दफ्तर बंद था तो एक आदमी ने कुर्ते की जेब से पत्थर निकाला और शीशे के दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी शीशा नहीं टूटा, तो उसने थोड़ी दूर पहुंचकर सड़क से पत्थर उठाए और फेंकने शुरू कर दिए। ये बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी विधायक ने शरद पवार की पीएम पद की उम्मीदवारी का मजाक उड़ाया था। मी लहान असल्यापासून माननीय शरदचंद्र पवार साहेब हे गेल्या 30 वर्षापासूनचे भावी पंतप्रधान आहेत आणि त्यांच्या पुढच्या 30 वर्षाच्या भावी पंतप्रधान पदासाठी माझ्या मनापासूनच्या हार्दिक शुभेच्छा। लेकिन उनका यह बयान एनसीपी को अखर गया। पंजाब में बड़े बिजली बिल के संकट को देखते हुए सरकारी दफ्तरों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को राहत देने के लिए ज्यादा खपत वाले उद्योगों में बिजली की सप्लाई में तुरंत कटौती भी की जाएगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी सरकारी दफ्तरों को बिजली के उचित इस्तेमाल की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि पंजाब में बिजली की मांग 14,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। अवैध धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अब तक इस साजिश से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन गिरफ्तारियों के बाद अवैध धर्मांतरण के इस खेल के तार गुजरात से भी जुड़ गए हैं। अहमदाबाद से गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने कबूल किया कि वो अवैध धर्मांतरण केस में गिरफ्तार उमर गौतम के साथ काम कर रहा था।
साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह पर यूपी एटीएफ लगातार शिकंजा कसती जा रही है। गिरफ्तार इमर से पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह के 6 बेहद सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छठे सदस्य सलाउद्दीन को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लखनऊ लाया जा रहा है, जहां एटीएस उससे पूछताछ करेगी। उमर गौतम के करीबी बताए गए सलाउद्दीन को गिरफ्तार करने में गुजरात पुलिस ने यूपी एटीएस की मदद की। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सलाउद्दीन को 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लखनऊ लाने की तैयारी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक 56 साल के सलाउद्दीन ने अपना पूरा नाम सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख बताया। पुलिस को सलाउद्दीन के पास से उसका पासपोर्ट, एक आईपैड और एक मोबाइल फोन मिला है। जांच एजेंसी के मुताबिक अब तक की पूछताछ में सलाउद्दीन ने कबूल किया कि वो उमर गौतम को जानता है और अवैध धर्मांतरण की साजिश में उमर गौतम के साथ काम कर रहा था। सलाउद्दीन ने यह भी बताया कि वो उमर गौतम को इस काम के लिए हवाला के जरिए पैसे भेजता था। यूपी एटीएस को सलाउद्दीन के बारे में सुराग उमर गौतम से पूछताछ के बाद मिली। उमर गौतम से विदेशी फंड और हवाला के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अहमदाबाद का जिक्र किया था, जिसके बाद यूपी एटीएस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क साधा। इसके बाद दोनों जगहों की पुलिस ने साझा अभियान में सलाउद्दीन पर शिकंजा कस दिया। यूपी एटीएस की गिरफ्त में साजिश के मुख्य किरदार उमर गौतम और जहांगीर पहले से हैं। सलाउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस तीनों से एक साथ पूछताछ करने की तैयारी में है और माना जा रहा है कि इनसे मिली जानकारियों के आधार पर कई बड़े राज खुलेंगे। जांच एजेंसी को अब तक जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक सलाउद्दीन यूके के एक एनजीओ फंड का गलत इस्तेमाल करता था। गुजरात एटीएस के मुताबिक सलाउद्दीन ने एफसीआरए के तहत विदेश से आ रहे फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वडोदरा से उत्तर प्रदेश भेजे। ये पैसे 5 से 6 बार में भेजे गए। ये गोरख धंधा बीते 1.5 साल से चल रहा था। एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेटेड इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके अंदर बारीकी से जो नीचे स्तर तक की इसके अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। फंडिंग के अलावा सलाउद्दीन और उमर गौतम के और क्या कनेक्शन है, जांच एजेंसी इसे खंगालने में जुटी है। अवैध धर्मांतरण मामले में सलाउद्दीन और उमर गौतम का सीधा संपर्क सामने आया है। जांच एजेंसियों ने इस बात का भी दावा किया है कि जिन 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया उन सब की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे जांच को आगे बढ़ा रही हैं, दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। खबर है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में आरोपियों ने बड़े धमाके की साजिश रची थी। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि जांच एजेंसियों को शक है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए ब्लास्ट कराया गया था उसमें सेंसर लगे थे, ताकि चलती ट्रेन में जब धमाका हो तो उससे भारी नुकसान हो सके। यही नहीं, खबर है कि इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यह कपड़ा आग जल्दी पकड़ता है और इसमें ज्यादा देर तक आग लगी रहती। बताया गया कि ट्रेन में धमाका कराने की साजिश के लिए पाकिस्तान से 1,60,000 रुपए भेजे गए। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के साथ ही बिहार में दूसरे धमाकों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी, जिसमें लश्कर का आतंकवादी पकड़ाया है। अब अगर विलंब हुआ तो बिहार हमको लगता है कि बारूद के ढेर पर बैठा है। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद जेडीयू ने उनसे जांच पूरी होने तक इंतजार करने की अपील की। हाल के दिनों में जो भी घटनाएं घटी हैं उसकी भी जांच एनआईए कर रही है। कुछ दिनों का धैर्य रखने की जरूरत है, सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। फिल्म हंगामा 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। शिल्पा शेट्टी और परेश रावल की फिल्म हंगामा 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ये फिल्म 23 जुलाई को ऑनलाइन रिलीज होगी। पत्नी का आशिक पति को पूछ रहा है कि उसकी पत्नी के चक्कर में से बाहर निकालने के लिए तुम्हें तो दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। बिहार के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर घूसखोरी का आरोप लगा दिया। ज्ञानेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बीजेपी के विधायक उनसे रिश्वत ले रहे हैं। बीजेपी का अधिकतर मंत्री 80% मंत्रियों ने पैसा लिया, ट्रांसफर पोस्टर डट के लिया पैसा। अपने विधायक के इन आरोपों को बीजेपी ने निराधार बताया। हमें नहीं लगता है कि हमारे माननीय विधायक जो कह रहे हैं कहीं उसका कोई आधार है या कोई तथ्य है। वहीं जेडीयू ने भी ज्ञानेंद्र सिंह के आरोपों को गलत ठहराया। मुझे लगता है कुछ समय से नाराज चल रहे हैं वो, इन सब बातों में कोई सत्यता नहीं है। मुंबई के गोरेगांव इलाके से 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद की गई। इस मामले में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर केंद्र और ममता सरकार से जवाब मांगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस भेजा। मुंबई के दहिसर इलाके में हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। इन बदमाशों ने एक दिन पहले वहां गहनों की दुकान के मालिक की हत्या कर दी थी। सूरत के पास एक गांव है, वहां ये छुपे हुए थे। 3 आरोपियों को वही पकड़ लिया। दिल्ली के आदर्श नगर में गाड़ियों की मामूली टक्कर के बाद झगड़ा हो गया, जिसमें एक लड़के की हत्या कर दी गई। हालांकि अब पुलिस ने मामले में शामिल 5 आरोपियों को पकड़ लिया। तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी थी, मारना शुरू कर दिया था। जैसे मैं इधर उधर हुआ, उन्होंने मेरे भाई के चक्कू मार दिया। मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने एक आदमी को ठेला देकर उसकी मदद की। एक दिन पहले मुंबई के नगर निगम बीएमसी के कुछ लोगों पर इस आदमी के ठेले को तोड़ने का आरोप लगा था। नगर निगम और पुलिस की टीम कोरोना खतरे की वजह से वहां बाजार बंद करवाने पहुंची थी। आम लोगों ने इनकी मदद की है, साथ ही साथ संगठनों ने इनकी टपरी जो है वो फिर से नई करा के दी है इनको। यूपी के जबरन धर्म परिवर्तन मामले की जांच गुजरात में भी जारी है। इसी मामले में यूपी एटीएस की टीम आरोपी सलाउद्दीन को लेकर वडोदरा पहुंची। इसके बाद सबूत जुटाने के लिए एटीएस टीम उसे एक एनजीओ के दफ्तर समेत कई जगह लेकर गई। लखनऊ के एक परिवार ने गोमती नगर थाने में शिकायत देकर कहा कि उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। परिवार की 2 बेटियों का पहले से धर्मांतरण किया जा चुका है। अब वही दोनों बेटियां परिवार पर धर्म बदलने का दबाव बना रही हैं। वो लोग कहती है मुसलमान बन जाओ, नहीं तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा, सब भोगोगे, सब मर जाओगे। कहते हैं यहाँ पे शमशान बना देंगे, मस्जिद बनवाएंगे, सबको एक लाइन से शमशान बना देंगे, मस्जिद बनेंगे यहाँ। आरोपों के मुताबिक लड़कियां अपने छोटे भाई को जबरन नमाज पढ़ाती हैं। मतलब उधर की साइड ऐसे करके ऐसे सजदा करवाती थी, जी जबरदस्ती करती, ना करो तो मारती थी। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक में पुलिस की हिंसा का शिकार हुए रोमानिया के एक शख्स की मौत पर ब्यूक्रेस्ट में प्रदर्शन हुआ। कुछ दिन पहले चेक रिपब्लिक के पुलिस वालों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो सड़क पर पड़े एक आदमी की गर्दन घुटनों से दबाते दिखे, जिसके बाद उस शख्स की मौत भी हो गई। इस घटना से नाराज रोमानिया के लोग सड़क पर उतर आए और चेक रिपब्लिक की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर और प्ले कार्ड नजर आए, जिन पर नस्लवाद के खिलाफ कई तरह के संदेश लिखे दिखे। इन लोगों ने अपने देश के आदमी की मौत के विरोध में मार्च निकाला और उसकी याद में मोमबत्तियां जलाई। इस दौरान एक शख्स ने गिटार के साथ गाना गाकर घटना पर विरोध दर्ज किया। अवैध धर्मांतरण केस में जांच आगे बढ़ने के साथ कई पीड़ित भी सामने आए हैं, जिन्होंने दावा किया कि उनको धर्म परिवर्तन के लिए बरगलाया गया। न्यूज़ 18 ने एक ऐसी ही महिला से बात की। महिला का आरोप है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। न्यूज़ 18 से बातचीत में महिला ने बताया कि शादी से पहले उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। जबरन धर्म परिवर्तन मामले में यूपी एटीएस ने जिस राहुल भोला को गिरफ्तार किया है, उसकी पत्नी ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सनसनीखेज जानकारी दी है। रीता नाम की इस महिला का आरोप है कि शादी से पहले उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इस पूरे मामले में नोएडा डेफ सोसाइटी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि राहुल भोला और रीता दोनों मुखबिर हैं और दोनों पढ़ाई करने के लिए नोएडा डेफ सोसाइटी जाते थे। राहुल भोला की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जब साजिश की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तो इसमें उसकी पत्नी रीता का नाम भी सामने आया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की रहने वाली रीता चूंकि मूक बधिर है, इसलिए उसने न्यूज़ 18 इंडिया के हर सवाल का जवाब संकेतों में या फिर लिख कर दिया। रीता का दावा है कि उसका जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका नाम खदीजा रख दिया गया। रीता के मुताबिक जब धर्मांतरण सर्टिफिकेट पर इसका नाम बदला गया तो उसने आपत्ति भी जताई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। रीता का जहां धर्म परिवर्तन हुआ उसे बताने के लिए वो वहां का सर्टिफिकेट भी दिखाती है। इनसे इनका नाम पूछिए आप और ये लिख कर बताएं कि क्या है इनका नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो इन्होंने नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है, वो रीटा रीटा लिखा था। फिर उन्होंने पन्ना चेंज किया और यहाँ पर लिख रही हैं, डियर सर, रीटा है मेरा नाम, रीटा। रीता भले ही अपना नाम पहले वाला बता रही है, लेकिन धर्म परिवर्तन वाले सर्टिफिकेट में उनका नाम खदीजा दर्ज है। अब रीता का दावा है कि ब्रेन वॉश किए जाने के बावजूद उसने अपना नाम नहीं बदला था। रीता ने कागज पर अपने नए नाम को लिखकर काट दिया और दावा किया कि कुछ लोगों ने उसे जबरन नाम बदलने को मजबूर किया। जब हम इनसे पूछ रहे हैं
कि तो इनका नाम क्या है, तो लिख रहे हैं रीटा। और जब कह दिए कि यहाँ पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे जब मैंने कहा कि खादी जहाँ लिखा हुआ है, तो इनका कहना है कि खादी जहाँ जो है इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं अपना नाम बदला है, जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है। जाहिर है रीता अवैध धर्मांतरण के पीछे गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। जांच एजेंसियों को रीता की जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था और मौलाना से बहुत जानकारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि जो लोग राहुल भोला को अहमद बनाने के पीछे थे, वही लोग रीता के जबरन धर्म परिवर्तन के भी पीछे हैं। इससे पहले राहुल भोला की मां ने भी दावा किया था कि शादी करने से पहले उनका बेटा रीता के संपर्क में था और धर्म परिवर्तन कर घर छोड़ने के बाद उसने शादी कर ली थी। शादी के बाद हमने खुद रीटा नाम की लड़की जो कि नजफगढ़ में रहती है, वो भी बोलती सुनती नहीं है, उसके साथ हम इसका रिश्ता तय हुआ क्योंकि ये एक स्कूल में पढ़ते थे, प्यार करते थे। हमें कोई आपत्ति नहीं थी इस बात से। हम कहते थे कोई बात नहीं, वो भी बोलती सुनती नहीं है, ये भी बोलती सुनती नहीं है। मगर इन्होंने आपस में मिल के, हमें नहीं पता क्या किया। इनके हर समय मैसेज आते थे, रीटा के इसके दोनों के हर समय मैसेज आते थे। हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर। बताया गया कि पढ़ाई लिखाई के दौरान 2009 से ही रीता का व्यवहार बदलने लगा था, लेकिन नोएडा डेफ सोसाइटी में जाने के बाद तो इसमें जो बदलाव आया उससे घर के लोग हक्के बक्के रह गए। 2009 से इसने स्टार्ट हुई इन्फ्लुएंस होना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन्स में जाती थी, वहाँ पे मुस्लिम लोगों से मिली है। वहाँ पे इसने बताया कि उनसे ही ये इन्फ्लुएंस हुई थी ज़्यादा। इन्फ्लुएंस होने के बाद ये कब उधर जाती रही हमें पता नहीं लगा। और ये एनडीएस ये 2016 में गई थी एनडीएस में, और वहाँ पे जाने के बाद ये मतलब वहाँ जाते थे क्लासेस लेने के लिए। तो ये कभी ये जैसे मतलब इसका जो क्लास टाइमिंग होता था ना, उससे 1-2 घंटा या मतलब ज़्यादा लेट ही आती थी। जिस नोएडा डेफ सोसाइटी में राहुल भोला के अहमद बनने का सफर पूरा हुआ, वहीं रीता का मन मिजाज भी पूरी तरह बदल गया। बताया गया कि घर में उसने चोरी छुपे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और पकड़े जाने पर ऐसा करने की जिद पर अड़ गई। स्कूल में सुबह जैसे इस कमरे में आके ये चेंज करती थी, तो ये चेंज करती तो मम्मी ने इसको देखा, मम्मी ने खिड़की से देखा मम्मी कि ये बैठ एक चेंज इसके कपड़े एक साइड पड़े हुए हैं स्कूल के, और ये आराम से बैठ के एक इस कोने में ये बैठ के कुछ कर रही है। तो मम्मी ने मेरे को बोला तो एक बार देख। तो मैंने उस खिड़की से ना इसको देखा, तो ये यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी। तो ये नमाज़ पढ़ रही थी और इसको हमने पूछा कि तू ऐसे नमाज़ क्यों पढ़ रही है, तेरे को कहाँ से हुआ? तो ये फिर मतलब कोई जवाब नहीं देती थी। तो फिर ये ऐसी है तो आप मतलब बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, तो इसको हम फिर ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे। ये नहीं मान रही थी, कहती यही धर्म अच्छा है, हमने बहुत किया ऐसे, हमारा धर्म जो है यही अच्छा है। ये कह रही थी नहीं ये धर्म ठीक नहीं है, हमें तो ये अच्छा लग रहा है। रीता और राहुल भोला की कहानी में बहुत कुछ समानता है। दोनों एक ही जगह जाते थे, दोनों ने धर्म बदलने के बाद शादी कर ली, दोनों ने शादी से पहले घर छोड़ दिया। रीता के पति राहुल भोला पर अहमद बनने के बाद अवैध धर्मांतरण गिरोह में शामिल होने का आरोप है। राहुल भोला जांच एजेंसियों के शिकंजे में है और जांच एजेंसियों को राहुल भोला से कई सुराग मिले हैं। रीता ने जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर इस पूरे मामले में बड़ी साजिश होने का दावा किया है, लेकिन रीता दूसरी तरफ अपने पति को बेगुनाह भी बता रही है। लेकिन जब तक जांच एजेंसी इस पूरे मामले की तह तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इस पूरे मामले में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। यूरोप के देश स्लोवाकिया में उड़ने वाली कार का कामयाब ट्रायल किया गया। जमीन पर चलने के साथ आसमान में उड़ सकने वाली इस कार का वहां पहले भी परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर उसे उड़ाकर दिखाया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये कार आसमान में उड़ती नजर आई। कार को उड़ता देख ऐसा लगा जैसे कोई छोटा विमान उड़ान भर रहा हो। पहले इस कार को रनवे पर लाया गया, इसके बाद इसने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में टेक ऑफ कर लिया। कुछ मिनट के अंदर ही कार आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गई। काफी देर तक उड़ान भरने के बाद इसे लैंड करा लिया गया। हालांकि ये कार कई मायनों में दूसरी कारों से अलग है। इसमें एक ताकतवर इंजन के साथ एक प्रोपेलर और 2 पंख भी जुड़े हैं। ये पंख जरूरत के मुताबिक खोले या बंद किए जा सकते हैं। इन पंखों की मदद से ही कार आसमान में उड़ान भरती है। इसके अलावा इसे किसी आम कार की ही तरह सड़क पर भी चलाया जा सकता है। इस फ्लाइंग कार की अधिकतम रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार ईंधन भरने के बाद इसे 1000 किलोमीटर तक उड़ाया जा सकता है। सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया। सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए 50 पैसे बढ़ा दी गई। इसके बाद अब दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर 834 रुपए 50 पैसे में मिलेगा।
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मेरठ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर ने साफ किया कि वो भी क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे। 37 साल के टेलर ने बताया कि वो अब भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने को भी अपने करियर का यादगार पल बताया। दिल्ली में रेस्टोरेंट के कारोबार पर कोरोना संकट का काफी बुरा असर पड़ा। अलग अलग इलाकों में चलने वाले ज्यादातर रेस्टोरेंट इस महामारी की मार से बंद हो गए। बताया गया कि मौजूदा वक्त में जो इक्का दुक्का खुले भी हैं, वहां कम लोगों के पहुंचने से कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमेशा लोगों से गुलजार रहने वाला ये हौस खास विलेज मार्केट आज पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। राजधानी में रेस्टोरेंट चलाने वाले लोगों का कहना है कि नियमों में सख्ती और सरकार की अनदेखी ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। सरकार इस वक्त हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी तरीके से। हमारे लाइसेंसेस जो हैं वो नहीं रिन्यू हो रहा। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। इस गिरोह पर दिल्ली एनसीआर से अब तक 500 से ज्यादा गाड़ियां चुराने का आरोप है। आवारा कुत्तों के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी आवारा कुत्तों को खाना खाने का अधिकार है और लोगों को उन्हें खाना खिलाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहने की जरूरत है ताकि इससे समाज के दूसरे वर्ग या दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों को आरडब्ल्यूए की बताई जगह पर ही खाना खिलाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरडब्ल्यूए का कर्तव्य घायल या अस्वस्थ कुत्तों का ध्यान रखने की है। देश के अलग अलग शहरों में लोगों की लापरवाही से लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अलग अलग राज्यों में कुछ पाबंदियों के साथ बाजार खोल दिए गए, लेकिन इन बाजारों में आए लोगों को देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि प्रशासन ने कोई पाबंदी लगाई हो या कुछ नियम बनाए हो। जयपुर के चांदपोल बाजार में तो कई लोग खुलेआम बिना मास्क के घूमते दिखे। उनसे बात करने पर यह महसूस हुआ कि उन्हें न कोरोना का डर है और न ही प्रशासन की सख्ती का। कोरोना का डर नहीं है? नहीं, कोई कोरोना नहीं है यहाँ पे, तो मास्क की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई मास्क का जरूरत नहीं है। जयपुर में बाजार खुले तो सड़कों पर रौनक लौटी, लेकिन इसके साथ ही वापसी हुई कोरोना फैलने के डर की, क्योंकि सड़क पर आते जाते बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूमते दिखे और जिन्होंने पहना भी उन्होंने उसका मजाक बना दिया। भाई साहब रुकिए, ये देखिए मास्क तो लगा लीजिए पूरा। सर कौन डीलर है? कहते हैं कि लोग न माने तो सख्ती करो, लेकिन जयपुर के इस बाजार में लोगों की लापरवाही के आगे ट्रैफिक पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। बाजार में ज्यादातर ने मास्क नहीं लगा रखा, आप टोकते नहीं उनको? टोकते भाई साहब, सुनी अनसुनी कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर को कमजोर होता देखकर मानो लोग अप्रैल में मचे हाहाकार को भूल गए और उसी बेफिक्री से घर से निकले जैसे कोरोना से पहले निकलते थे। जयपुर के बाजार जैसा ही हाल दिल्ली के सदर बाजार में भी नजर आया। वहां सुबह सुबह भीड़ उमड़ पड़ी और बाजार के अंदर जाने वाले लोग सड़क पर एक दूसरे से झगड़ते दिखे। ये लोग इसलिए लड़े क्योंकि उन्हें आगे निकलना था। इस चक्कर में वो कब 2 गज की दूरी को पीछे छोड़ आए उन्हें पता ही नहीं चला। रही बात मास्क की, तो वो कब नाक से खिसक गया उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं लगा। खाते हैं कि सदर बाजार में क्या हालात है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये दोनों ही चीजें नजर नहीं आ रही हैं। सदर बाजार में जो भीड़ उमड़ी उसे देखकर एक बार फिर कोरोना के खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मानो कसम खा ली है कि मास्क नहीं पहनेंगे। हाँ, मीडिया के कैमरे देखकर वो हाथ से अपना चेहरा छिपाना नहीं भूले। यही नहीं, जिन्होंने दिखावे तक के लिए मास्क नहीं पहना उनके पास बहाना पहले से तैयार था। मास्क नहीं है, लगाया क्यों नहीं? सदर बाजार में ये हाल तब है जब दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर सख्ती की गई और उसे 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद रखने के आदेश दे दिए गए। भीड़ की लापरवाही के मामले में मुंबई भी पीछे नहीं रहा। वहां के दादर मार्केट में लगने वाली सब्जी मंडी में नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और लोग सब कुछ भूलकर ऐसे सब्जी खरीदते दिखे जैसे फिर कभी सब्जी मिलेगी ही नहीं। ये पहली बार नहीं है। दादर मार्केट में लगने वाली सब्जी मंडी में लोग पहले भी ऐसे ही नियम तोड़ते देखे गए हैं। 2 गज की दूरी तो दूर की बात, यहाँ आए लोगों ने मास्क तक ठीक से नहीं पहना। लोगों को समझाया जाता है, बीएमसी के कई गाइडलाइंस जो है वो रखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी स्थितियां जो है वो गंभीर बनी हुई है। इस बाजार में तंग सड़कों के बीच लोग एक दूसरे से चिपक कर सब्जी खरीदते दिखे। दुकानदार भी सामान बेचने के चक्कर में नियमों का पालन भूल गए। कोरोना काल में देश भर में डॉक्टरों ने लगातार मरीजों की सेवा की और बीमारी से जंग में जुटे रहे।
1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी डॉक्टरों को नमन किया और कोरोना से जंग में उनकी भूमिका के लिए शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों का आभार जताते हुए उनकी तुलना देवदूतों से की। साथ ही महामारी के इस दौर में सेवा करते हुए जान गंवाने वाले डॉक्टरों को श्रद्धांजलि भी दी। डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने मेडिकल जगत के लोगों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने कोविड महामारी के दौरान इनका आभार व्यक्त किया और कहा कि डॉक्टर्स के योगदान की वजह से ही 130 करोड़ भारतीय सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वैसे ही नहीं कहा जाता। कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनका जीवन किसी संकट में पड़ा होगा, किसी बीमारी या दुर्घटना का शिकार हुआ होगा, या फिर कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हम किसी हमारे अपने को खो देंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ऐसे मौकों पर किसी देवदूत की तरह जीवन की दिशा बदल देते हैं। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान जन सेवा करते हुए जान गंवाने वाले डॉक्टरों को भी श्रद्धांजलि दी। कोरोना से इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों का जीवन बचाया है। ये पुण्य कार्य करते हुए देश के कई डॉक्टर्स ने अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया। मैं जीवन आहूत करने वाले इन सभी डॉक्टर्स को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशों की तुलना में देखा जाए तो कोरोना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और इसका श्रेय डॉक्टरों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य बजट इस साल दोगुना कर दिया गया है, यानी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इसके अलावा पीएम ने नई योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जिन जगहों पर स्वास्थ्य योजनाओं की कमी है वहां पर 50,000 करोड़ की हेल्थ गारंटी स्कीम लाई गई है। मोदी ने योग पर जागरूकता फैलाने के लिए भी डॉक्टरों को धन्यवाद कहा। इन दिनों एक और अच्छी चीज हमने देखी है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत आगे आए हैं। योग को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो काम आजादी के बाद पिछली शताब्दी में किया जाना चाहिए था वो अब हो रहा है। डॉक्टर्स डे प्रख्यात डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी जन्म और मृत्यु की तिथि 1 जुलाई को होती है। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने मेडिकल क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 तक 6 एम्स थे और अब ये 15 हो गए हैं जिन पर काम चल रहा है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की भी जो तादाद है वह 1.5 गुना हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे बंद होने से पुलिस के सामने चुनौती खड़ी हो गई। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि नागपुर शहर में करीब 3700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिनके जरिए पुलिस पूरे शहर की निगरानी करती थी। लेकिन जिस प्राइवेट कंपनी ने ये कैमरे लगाए उसी ने शहर के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। कंपनी का आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए उसे जो ठेका दिया गया था उस ठेके की तय रकम का पूरा भुगतान अभी तक नहीं किया गया, इसीलिए उसने सारे कैमरे बंद कर दिए। शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद होने से पुलिस के सामने शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की चुनौती बढ़ गई। इसलिए नागपुर पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरों को फिर से शुरू करने की मांग की। भारत के कड़े रुख के बाद यूरोप के 8 देशों ने कोविशील्ड को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया। यूरोप में जर्मनी, ग्रीस और स्पेन समेत 8 देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया। यानी अब कोविशील्ड का टीका लगवाने वाले लोग इन 8 देशों की यात्रा कर सकेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच सुशील शिंदे का एक बयान कांग्रेस की मुसीबत बन गया। सुशील शिंदे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। ही काँग्रेसची परंपरा और विचाराची शिबिराची होती, आज तो आमचा प्रोसेस संपलेला आहे, याचा आम्हाला दुःख होतंय। कांग्रेस छोड़कर 2 साल पहले बीजेपी में आए राधाकृष्ण विखे पाटिल को भी सुशील शिंदे की शिकायत पूरी तरह जायज लगी। मैंने वैसे ही इसके कारण ही पार्टी छोड़ दी है, लेकिन पार्टी का कोई भविष्य मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में खाली लोग सत्ता में बैठे हैं।
FIH ने ताजा हॉकी रैंकिंग जारी की, जिनमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे नंबर पर मौजूद है, जबकि महिला हॉकी टीम 10वें नंबर पर बनी हुई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के मामले में पुलिस ने वहां के कई फोटोग्राफरों से पूछताछ की। इसके अलावा शादी समारोह का जिम्मा संभालने वाले वेडिंग प्लानरों का भी डेटा मांगा गया। अमूमन शादियों के वीडियो बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से इन सभी से भी पूछताछ की गई। DGCA से अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, उसके बाद ये उड़ते हैं। किसी भी सिक्योरिटी एरिया में ये नो फ्लाइंग जोन बताएंगे, ये उड़ेंगे ही नहीं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट के बाद भारत और अफगानिस्तान के मजबूत रिश्तों की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजई को राजस्थान के हरिपुरा के साथ साथ गुजरात के हरिपुरा भी जाने की सलाह दी। इस पूरे मामले की शुरुआत फरीद मामुनजई के एक ट्वीट से हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान का राजदूत होने की वजह से उनसे एक डॉक्टर ने इलाज के कोई पैसे नहीं लिए। इसी पर नीचे राजस्थान के बालकौर सिंह नाम के यूजर ने कमेंट किया और उन्हें राजस्थान के हरिपुरा आने का न्योता दिया। ये न्योता अफगानिस्तान के राजदूत ने स्वीकार कर लिया। इसी बातचीत के बीच पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राजदूत को राजस्थान और गुजरात के दोनों इलाकों हरिपुरा जाने को कहा। दिल्ली के गौतम नगर इलाके से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ढाबे के मालिक और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बताया गया कि देर रात कुछ डॉक्टर उस ढाबे में खाना खाने गए थे, लेकिन तभी किसी बात पर उनकी आपस में बहस हो गई। और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि दो डॉक्टर ढाबे के मालिक को पकड़कर उन पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगे। उनमें एक डॉक्टर ने एक हाथ से उनका कॉलर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उन्हें लगातार पीटता रहा। बीच बीच में दूसरा डॉक्टर भी उन पर हमला करता दिखाई दिया। हालांकि ढाबे के मालिक ने भी मौका मिलते ही उन्हें जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पीट रहे लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो खुद को पिटने से नहीं बचा पाए। इसके बाद वहां एक और आदमी पहुंचा। वो मारपीट कर रहे डॉक्टरों को शांत कराने में जुट गया। काफी देर बाद मामला शांत हुआ और सभी उस ढाबे से बाहर निकल गए। हालांकि बाद में डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि ढाबे के मालिक ने कई लोगों को वहां बुलवाकर उनकी खूब पिटाई की। 2 मिनट के अंदर ना शायद उसका बेटा आया और पूरा ग्रुप आया और दे स्टार्टेड एंड टेलिंग की किल दिस मैन। वहीं ढाबे के मालिक ने डॉक्टरों के नशे में होने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि मारपीट की शुरुआत भी डॉक्टरों ने ही की। पहले तो जब उसने मुझे मारा तो फिर मैंने उसको उलट जवाब दिया। इतने साइड में दूसरे डॉक्टर मुकेश थे। डॉक्टर मुकेश ने मेरे पर तड़ वो जो वार करे। दोनों पक्षों की शिकायत सुनने के बाद पुलिस झगड़े की वजह का पता लगाने में जुटी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां वीट शहर के करीब जंगलों में लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। बताया गया कि तेजी से फैलती इस आग ने अब तक 17,000 एकड़ में फैले जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया। जिसकी सामने आई एक तस्वीर में हाईवे के बेहद करीब जलते जंगल में एक दमकल कर्मी आग की लपटों के काफी पास से गुजरता नजर आया। भयानक तरीके से जलती आग से बेहद ऊंची लपटें और काला धुआं उठता दिखा। कुछ ही देर में जंगल का एक हिस्सा पूरी तरह काले धुएं की चादर से ढक गया। जंगल से उठते धुएं से आसमान भी छुप गया। इस बीच वहां उड़ता एक हेलीकॉप्टर आग पर पानी की बौछार करता दिखाई दिया। तो वहीं आसमान में उड़ते कुछ हवाई जहाज नीचे जलते जंगलों पर आग बुझाने वाला लाल रंग का केमिकल छिड़कते नजर आए। इस बीच ऊंचाई से ली गई तस्वीरों में दूर दूर तक जंगलों में सुलगती आग साफ नजर आई, जिसकी वजह से फिलहाल आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली करवा दिया गया है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। उन्होंने अपना विभाग के ऊपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद पर उनका आदेश न मानने का आरोप लगाया। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। हमारे साथ खुद मंत्री जी मौजूद हैं। आखिर ये इस्तीफा क्यों? देखिए, हम लोग जो है 5 साल पहले भी मंत्री रहे हैं और उस 5 साल में तो हमने विभाग के सचिव का यातना झेला है। कोई भी बात का जो उचित बात है हम लोग का, उसको भी नहीं मानना ये लोग अपना शान समझते हैं। किसी मंत्री का बात सेक्रेटरी को मानना और लगता है जैसे उसको दिल पर ठेस लगता है। और उस 5 साल को हमने झेला, लगा कि अगली बार कोई अच्छे लोग से वास्ता होगा, लेकिन ये तो 3 माह में ही हम लोग को परेशान कर दिए और इनकी तानाशाही अब हमारे बर्दाश्त से फाजिल हो चुका है। और हम समझते हैं कि ऐसा मंत्री बनना बहुत ही हम लोग के लिए कष्टदायक है। किसी बात का जो है यहाँ कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने मुख्य सचिव को
दीपक कुमार को, चंचल कुमार तो बिहार के भगवान हैं। उनको हमने फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया कि हम बात करना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया। हमने अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनको कहा, हमने संजय झा को कहा कि अब ये असहनीय हो रहा है, आप लोग हस्तक्षेप कीजिए। हमने आरसीपी सिंह साहब को कहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम इस्तीफा करेंगे। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश पर जीतन राम मांझी ने बयान दिया। उन्होंने भी अधिकारियों पर विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया। विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कह चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्यवाद है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के बहाने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अफसरशाही है। अति दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमाए हुए, अब मंत्री वो भी उन्हीं के पार्टी का इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है अधिकारी नहीं सुन रहा, पूरी तरीके से अधिकारियों की जांच कराइए। तो हम तो कह ही रहे थे ना पहले कि बिना तबादला के, बिना आरसीपी टैक्स में बिहार में कोई काम नहीं होता, पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लगी चालू है। आप सोचिए मंत्री का नहीं सुना जा रहा तो आम जनता का कहाँ सुनेगा। पंजाब के कई शहरों में बिजली कटौती ने लोगों को इतना परेशान किया कि वो रात में सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरा। एक और बेहाल कर देने वाली गर्मी और दूसरी ओर कई घंटों तक होने वाली बिजली कटौती, इन दोनों बातों की वजह से लोग परेशान हो गए और उन्हें प्रदर्शन के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं सूझा। वहां के रूपनगर जिले में तो बार बार बिजली कटने से लोग इतना तंग आ गए कि नेशनल हाईवे जाम कर दिया और नारे लगाने लगे। कुछ लोग तो वहीं बैठ गए, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। उनमें कई तो गर्म सड़क पर लेटकर अपना गुस्सा दिखाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। उमस भरी गर्मी में बिजली नहीं आने से ये लोग बेहद परेशान नजर आए, क्योंकि 24 में 12 घंटे तो वहाँ बिजली आती ही नहीं। तकरीबन 1 महीना ही हो गया, बड़े कट लग रहे हैं, बहुत बुरा फसलां साडी सुक्की रही हैं। प्रदर्शन करने वालों में कई किसान भी शामिल थे, जिन्हें केवल गर्मी नहीं बल्कि फसल को नुकसान पहुंचने के डर ने भी सताया। यही वजह रही कि उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रूपनगर के आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों में हालात इतने खराब हैं कि कभी 2 घंटे तो कभी 4 घंटे बिजली आती है। कुछ यही हाल बटाला जिले का भी है, जहां रात के अंधेरे में लोग बटाला जालंधर हाईवे पर इकट्ठा हो गए और नारे लगाते हुए उसे जैम कर दिया। वहां पावर कट की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दिन भर के थके लोगों को रात में सुकून की नींद ही नसीब नहीं है। लोगों का दावा है कि वो कह कर थक गए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। सारी रात बत्ती बंद रही, फोन किया, कोई फोन नहीं चुकता, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं पता क्यों खराब हुई है। परेशान लोग राज्य की कैप्टन सरकार पर भी जमकर बरसे। बिजली 5-5 घंटे 6-6 घंटे कट बज रहा, दसो 11-11 रुपये झूठ तुम साडे को लै रहे जे, लुट तो तुम अगे रहे जे। इस बीच जालंधर से भी बिजली कटौती की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां शहर अंधेरे में डूबा नजर आया और इक्का दुक्का घरों में जल रही लाइट देखकर ऐसा लगा कि काली रात में कुछ तारे टिमटिमा रहे हैं। वहां दिन हो या रात लगातार बिजली जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक वहां ऐसे ही हालात रहेंगे। पंजाब में पारा करीब 44 डिग्री तक पहुंच गया और इस मुश्किल परिस्थिति में वहां के 11 जिलों के लोगों को पावर कट से जूझना पड़ रहा है। इन जिलों में करीब 10 घंटे बिजली कट रही है। कई इलाकों में तो बिजली की 14 से 15 घंटे की कटौती की जा रही है, जिनमें पटियाला भी शामिल है। वहां के कई इलाकों से 14 घंटे बिजली कटने की खबर आई। पता चला है कि इस बारे में लोगों को पहले नहीं बताया गया। कुछ ऐसा ही हाल पठानकोट और अमृतसर में भी रहा, जहां के कई इलाकों में लोग बिजली जाने से परेशान रहे। लुधियाना में भी 3-3 घंटे का पावर कट हो रहा है। जालंधर और फिरोजपुर में भी यही स्थिति है। बताया गया कि वहां पिछले 4 साल में इतनी बड़ी कटौती पहली बार की गई। एक समय था जब पंजाब में बिजली का उत्पादन सरप्लस में था, यानी खपत से ज्यादा बिजली पैदा होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहां इस समय बिजली की मांग 14,000 मेगावाट से ज्यादा है, जबकि उत्पादन करीब
12,500 मेगावाट। यही वजह है कि इस समय पंजाब के कई जिले अंधेरे में डूबे हुए हैं और लोग गर्मी में सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दिल्ली में गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मॉनसून में देरी की वजह से दिल्ली वालों को भीषण गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। रोजाना गर्मी का कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट रहा है। नए महीने के पहले दिन राजधानी का न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि बीते 9 साल में सबसे ज्यादा है। 9 सालों बाद 1 जुलाई को इस तरीके का तापमान देखने को मिला है। कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। भीषण गर्मी से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि उनकी निगाहें बस आसमान पर टिकी हैं। उन्हें इंतजार है तो अब बारिश का। बहुत गर्मी है, अभी तो कोई बारिश वगैरह भी नहीं हो। राजस्थान के कई इलाके भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। बताया गया कि राज्य के 17 से ज्यादा जिलों में तो तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा चुका है। जो पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, धौलपुर, करौली, जहां पर तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर में भी तापमान 41 डिग्री को पार कर चुका है, जिसकी वजह से वहां लोग खासे परेशान नजर आए। तपिश लगती है, गर्म हवा लगती है। पानी वानी साफ रखते नहीं रखते हैं? रखते हैं, गर्म रहता है बहुत जल्दी पानी। मौसम विभाग ने इस साल पूरे देश में मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ उसने सीरीज 0-2 से गंवा दी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 221 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 48वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कई किसानों ने एसएसपी दफ्तर का घेराव किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने की मांग की। एक दिन पहले गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जेल जाना चाहिए और जरूरी कानूनी कार्रवाई जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होना। सीरम इंस्टीट्यूट को बच्चों की कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स मामले में झटका लगा। खबर है कि देश में दवाइयों के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI की एक कमेटी ने इसके ट्रायल की मंजूरी नहीं दी। इस कमेटी ने पहले बच्चों के बजाय बड़ों पर कोवोवैक्स के ट्रायल की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक इनामी नक्सली ढेर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि वहां 4 लश्कर के आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, और क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल रात को ही जो है ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। यहाँ हंज एरिया है, पुलवामा में, साउथ कश्मीर में पड़ता है। वहाँ पे सुरक्षा बलों को पता चला कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कोऑर्डिनेशन से ऑपरेशन शुरू किया आर्मी, पुलिस और CRPF ने, और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। कुछ ऐसी भी सोर्सेज कह रहे हैं कि 4 से 5 मिलिटेंट वहाँ पे छुपे हो सकते हैं, जिनके साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। रात भर ये एनकाउंटर जारी था और अभी भी फायरिंग हो रही है। बिल्कुल रिफत, और हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की मुठभेड़ हो रही है। और ये जो इलाका जो आपने बताया, किस तरह का इलाका है और कितना वक्त लग सकता है, कोई जानकारी? देखिए, एनकाउंटर में शायद टाइम लग सकता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 से 5 मिलिटेंट हो सकते हैं, क्योंकि जब 4 या 3 मिलिटेंट होते हैं किसी भी घर में, तो इर्द गिर्द वो हर साइड से फायरिंग करते हैं, तो इस वजह से एनकाउंटर में टाइम लगता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में लगातार कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं आर्मी, CRPF और पुलिस की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स हुई थी पुलिस वालों की, आपको मालूम है कि 10 दिनों में 3 पुलिस वालों की हत्या की गई थी। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना जो है कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया। आपको मालूम है कि कोविड की वजह से शायद काफ़ी सारे ऑपरेशन हॉल्ट पे रखे गए थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले 10 दिनों में लगातार साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में इस तरीके के जो है कॉर्डन्स किए जाते हैं, और उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो है मिलिटेंट को घेरा जाता है और उसके बाद एनकाउंटर होता है। आपको पता है मालूरा एरिया में भी श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में 2 मिलिटेंट मारे गए थे। इसी तरीके से शोपियां के एक एरिया में 3 मिलिटेंट मारे गए। तो रिसेंट टाइम्स में अभी तकरीबन 8 मिलिटेंट मारे गए हैं और आज ये एनकाउंटर जारी है। शुक्रिया रिफत। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। आपको बता दें, वहां लश्कर के 4 आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है और ये मुठभेड़ जारी है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इन 4 आतंकियों को ढेर कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर का पुलवामा इलाका है जहां पर आतंकियों से ये मुठभेड़ जारी है।